परमा बैरूनी दरवाजा खोलकर बाहर जा चुकी थी। मैं नंगे पांव ही भागा था। दरवाजे से बाहर कोई नोकीली चीज पांव के तलवे में चुभी, मगर वो वक्त ऐसी बातों के ध्यान का नहीं था। कदम रोककर मैंने पांव पर हाथ फेरा, वो कील थी। कील निकाल कर दूर फेंकी और दोबारा भाग पड़ा। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में परमा हवा के झोंके की तरह उड़ती नजर आई। उसने काले जीन्स पर सफेद कुर्ता और उस पर काले ही रंग का उम्दा कोट पहना हुआ था। भागते हुए उसने चंद बार मदद मदद की आवाज बुलंद की, मगर वो मोहल्ला ऐसा नहीं था जहां रात के इस वक्त जागने का रिवाज होता। गरीब मजदूर तबका लोग जो सर्दी से बचने को बिस्तरों में छुपे हुए थे। मैं भी जख्मी पांव की परवाह किए बगैर भागा। सर की चोट को भी मैंने पसे पुष्ट डाल दिया था। हालांकि यूं लग रहा था जैसे कोई बॉक्सिंग दस्ताने पहनकर मेरे सर में मुसलसल मुक्के मार रहा हो। पांव में भी कील के चुभने से सख्त जलन और दर्द हो रहा था। मुख्तसर गली उबूर करके वो सड़क पर निकली और शायद उसकी किस्मत उरूज पर थी कि जैसे सड़क पर चढ़ी गाड़ी की तेज रोशनी में नहा गई। वो सुर्ख रंग की ऑल्टो थी। प्लीज मदद करो, आवाज बुलंद कहते हुए परमा हाथ उठाकर कार के सामने खड़ी हो गई। कार रुकी, अकबी दरवाजा खुला और वो जल्दी से अंदर घुस गई। उसके कार के सामने रुकते ही मैं पार्किंग की तरफ दौड़ पड़ा, क्योंकि किसी नौजवान लड़की का लिफ्ट को उठा हुआ हाथ कम ही मायूस लौटता है। और लड़की जब परमा की तरह भरपूर, जवान, मासूम और खूबसूरत हो तो लिफ्ट न मिलने का गुमान 0% रह जाता है। गली में 2 घरों के दरमियान खाली जगह थी जहाँ 3-4 कारें पार्क थी। वो कारें दिन भर बतौर टैक्सी चलाई जाती। कुछ टैक्सियां दिन भर पार्क रहती और रात को निकाली जाती। मैं अपनी कार हमेशा ऐसी जगह पार्क करता जहां नागहानी सूरत में जल्दी भागा जा सके, और मेरी ये एहतियात काम में आ गई। कार स्टार्ट करके मैं बाहर लाया और सड़क पर चढ़ते ही रफ्तार बढ़ा दी। मकाम शुक्र था कि सड़क खाली पड़ी थी। ये सड़क साहिल समंदर की तरफ जाती थी। जल्द ही कार की अकबी बत्तियां नजर आईं, लेकिन करीब पहुंचने से पहले कार सड़क से उतरकर इमारती सिलसिले में घुस गई। उसके गली में घुसते ही मैंने रफ्तार मजीद बढ़ा दी, क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले कार किसी मकान में घुस जाती तो उसे तलाश करना मसला बन जाता। मतलूबा जगह पहुंचकर मैंने भी कार सड़क से उतारी। सामने तवील गली खाली नजर आ रही थी। गली काफी कुशादा थी। मैं तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता गया, मगर मोड़ मुड़ते ही रुकना पड़ा, क्योंकि दूर दूर तक कार का नामो निशान न था। कार एक जानिब लगाकर मैं नीचे उतरा। अंदाजा यही था कि कार मोड़ से पहले ही किसी मकान के अंदर गई थी। ज्यादातर मकानों के सहन में बल्ब रोशन थे। अगर सारे मकानों का जायजा लेता तो शायद सुबह हो जाती। मुझे सख्त परेशानी हो रही थी। अगर परमा को लाने वाला पुलिस को फोन कर देता तो मेरी वहाँ मौजूदगी सख्त खतरनाक हो सकती थी। अगर उसकी नीयत परमा पर बिगड़ गई, फिर एक रूह फरसा ख्याल मेरे दिमाग में जागा। ऐसा हो जाता तो मैं सारी जिंदगी खुद से नजरें न मिला पाता। परमा जैसी लड़की पर किसी की नीयत का बिगड़ना बैदस कयास न था। अपने अव्वल जिक्र अंदेशे पर के वहाँ पुलिस न पहुँच जाए मुझे वापसी का ख्याल आया था, मगर परमा की इज्जत खतरे में महसूस करते ही मेरी सारी हिस्सें बेदार हो गईं। मैं पैदल ही चल पड़ा। हर मकान के दरवाजे से झांक कर मैं सहन में नजरें दौड़ाता और दूसरे मकान की तरफ बढ़ जाता। कार गिराज ही में पार्क होती और उमूमन गिराज का दरवाजा नहीं होता। 5-6 मकान ही देख पाया था कि अचानक मेरे हसास कानों में किसी लड़की के चीखने की आवाज आई। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अंदाजे के मुताबिक मेरी जगह से दूसरा मकान था। मैं भागकर उस मकान के सामने पहुंचा। उसका गेट लोहे का था। उछलकर मैंने दीवार का ऊपरी सिरा पकड़ा और बाजुओं के जोर से ऊपर उठकर सहन में झांका। वहाँ सफेद रंग की टोयोटा मेरा मुंह चिढ़ा रही थी। नीचे उतरकर मैं साथ वाले मकान की दीवार से झांका। सहन में खड़ी सुर्ख ऑल्टो देखते ही मेरा दिल खुशी से भर गया। एहतियात बालाए ताक रखते हुए मैं बाजुओं के जोर पर ऊपर उठ गया। नीचे उतरते ही ग्लॉक की तलाश में मेरा हाथ जेब में रिंगा, मगर याद आया कि पिस्तौल तो तकिए के नीचे रह गया था। कार की डिग्गी में 2 स्नाइपर राइफलें मौजूद थी, मगर इतना वक्त नहीं था कि मैं वापस जाकर राइफल ला सकता। परमा की चीख ने मेरे अंदेशे बढ़ा दिए थे और जाया करने को 1 सेकंड भी नहीं था। मैं तेज रफ्तारी से अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ा। पांव नंगे होने की वजह से चाप दब गई। वो दरमियाने हजम का मकान था। अंदरूनी इमारत के दरवाजे पर छोटी सी बारादरी बनी हुई थी, जिसका मकसद लकड़ी के दरवाजे को बारिश के पानी से महफूज रखना था। दरवाजे के दाएं बाएं 2 खिड़कियां थीं जिनमें जाली लगी थी। दरवाजे के करीब ऐसी आवाज आई जैसे किसी का मुंह बंद किया जाए और नाक से ऊं की आवाज निकले। अब मेरा अंदेशा हकीकत का रूप धार चुका था। उस बदबख्त से परमा का हुस्ने गुलूसोज बर्दाश्त न हो सका। अलबत्ता एक बात हैरानी में डाल रही थी कि आखिर घर में उसके अलावा कोई न था जो उसे टोकने की कोशिश करता। बहरहाल वो वक्त सोचों में खोने का नहीं था। दरवाजे पर दस्तक देने से वो कभी दरवाजा न खोलता। दरवाजे को तोड़ना भी
आसान न था। मेरी जेब में तेज धार चाकू मौजूद था। मैंने बगैर किसी ताखीर के चाकू खोलकर खिड़की की जाली पर लगी पट्टी उतारी और 2-3 झटके देकर जाली खींच ली। अकब में शीशे की खिड़की थी। मुक्का मारकर ऊपर वाला शीशा तोड़ा और हाथ अंदर डालकर चटखनी खोल दी। शीशे के टूटने की आवाज पर अंदरूनी दरवाजा खोला जाने लगा। तब तक मैं अंदर दाखिल हो गया था। शीशे की किरचियों ने मेरे पाँव का बोसा लिया, मगर वो छोटे मोटे जख्मों पर ध्यान देने का वक्त नहीं था। ड्राइंग रूम में रोशनी हो रही थी। दरवाजे से बरामद होने वाला चेहरा एक नौजवान का था। नीचे काली चुस्त पतलून और बालाई बदन बरहना था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में हैरानी के साथ वहशियाना चमक उभरी। वो धाड़ा, कौन हो तुम? जवाब दिए बगैर मैं जकंद भर कर करीब हुआ। मेरे सर की टक्कर उसकी छाती में लगी और वो अंदर जा गिरा। मेरे दाखिल होने तक वो खड़ा हो गया था, मगर अंदर सूरत हाल देखते ही मुझे ठिठक कर रुकना पड़ा। वो अकेला नहीं था, उसके 2 साथी और भी थे। एक मेज पर शराब की खुली हुई बोतल पड़ी थी और उसके दोनों साथी ज़ेरे जामा में बैठे शराब नोशी कर रहे थे। परमा बेड पर बंधी पड़ी थी, यूं कि उसका बालाई बदन बरहना था और नीचे सिर्फ ज़ेरे जामा रह गया था, जो शायद चंद सेकंड का ही मेहमान था। अगर मैं बर वक्त न पहुंचता तो वो भी ना होता। परमा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मुझे देखते ही वो ऊं करके जोर जोर से मचलने लगी। उसके मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था, तभी बेचारी चीख नहीं पा रही थी। मैंने सरसरी नजर अंदर दौड़ाई। नीचे गिरा हुआ लड़का खड़ा हो गया था। अंदाज से बाकी दोनों का सरगना लगता था। तभी तो परमा पर पहला हक उसका तस्लीम किया गया था। उसके दोनों साथी भी खड़े हो गए थे। मेरे जारहाना तेवर उनकी नजर में गैर अहम थे। सरगना बोला, बेहतर होगा जान बचा कर भाग जा, वरना टुकड़े करके गटर में बहा दूंगा। परमा की हालत देखते ही मेरे दिमाग पर सुर्ख चादर छा गई थी। किसी मजलूम लड़की को बेहुरमत करने वाले दरिंदे पर मुझे कभी तरस नहीं आया था। मैं जवाब दिए बगैर उसकी तरफ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा गिरबान थामने की कोशिश की। मैंने ऐसा करने दिया। जो ही उसकी गिरफ्त मजबूत हुई, दाएं हाथ से मैंने उसका हाथ पकड़ा और बायां हाथ जोर से कोहनी पर मारा। वो घूमने पर मजबूर हो गया था। उसके साथ ही मैंने जोरदार झटका दिया। उसके होंठों से बुलंद चीख निकली। जोड़ से उसका कंधा निकल गया था। वो चीखते हुए घुटनों के बल बैठा। एकदम एक हाथ उसकी ठोड़ी पर और दूसरा सर पर रखकर मैंने दोनों हाथ मुखालिफ अतराफ में खींचे और उसका चेहरा पुश्त की तरफ मोड़ दिया। खटाक की जोरदार आवाज से उसकी गर्दन टूट गई। फर्श पर गिरकर वो अजियत से हाथ पांव छटकने लगा। उसके दोनों साथियों में से एक ने शराब की बोतल उठाकर आधी तोड़ी और बकिया बोतल खंजर की तरह मेरी तरफ तान ली। उनके चेहरे पर खौफ नमूदार हो गया था, लेकिन इतनी जल्दी हार मानने को तैयार न थे। पहले को अंजाम तक पहुंचाते ही मैं उन दोनों की तरफ बढ़ा। बोतल वाला भी अनाड़ी अंदाज में आगे हुआ। जो ही उसका बोतल वाला हाथ मेरी पहुंच में आया, मैंने झपट कर एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ी और दूसरा हाथ उसकी कोहनी के करीब रखकर मखसूस अंदाज में मोड़ा। उसे मालूम ही नहीं हुआ था कि बोतल का टूटा हुआ सिरा कैसे उसके पेट की जानिब मुड़ चुका था। दूसरे ही लम्हे जोरदार झटके से मैंने बोतल उसके पेट में उतार दी। जोरदार अंदाज में चीखते हुए वो दोहरा हुआ। उसी वक्त मेरा घुटना जोर से उठकर उसके माथे से टकराया। दूसरी चीख के साथ वो कूल्हों के बल नीचे गिरा और लंबा लेट गया। इसी दौरान तीसरा लड़का मुझ पर हमलावर हो चुका था। बोतल वाले को घुटना मारने के साथ मैंने तीसरे के वार को कोहनी पर रोका और एकदम करीब होते हुए उसकी टांगों के बीच घुटना दिया। जोरदार कराह के साथ वो रुकू के बल झुका। मेरा बाजू फौरन ही उसकी गर्दन से लिपट गया था। दूसरे बाजू से अपनी कोहनी थामते हुए मैंने जोरदार झटका दिया और कड़कड़ की भयानक आवाज के साथ उसका जिस्म भी अजियत से थरथराने लगा। गहरा सांस लेते हुए मैं उठा। परमा मेरी तरफ मुतवज्जे थी। उसकी आंखों में दहशत सब थी। वो ऐसी हालत में नहीं थी कि मैं उसे देख सकता। खबीसों ने उसकी कमीज फाड़कर बदन से अलहदा की थी। उसका कोट उठाकर मैंने उसका बालाई बदन ढांपा और चाकू से उसके हाथ पांव की बंदिशें काट दी। आजाद होते ही उसने मुंह पर बंधा रुमाल खोला और वो गुलूगीर आवाज में शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और सॉरी सॉरी कहते हुए उठ बैठी। कोट नीचे गिरा और मैंने जल्दी से रुख मोड़ लिया। मेरे दोनों पांव से खून बह रहा था। सर से बहने वाला खून अब रुक गया था। उसकी फटी हुई कमीज बेड से नीचे पड़ी थी। मैंने कमीज से पट्टियां फाड़कर दोनों पांव पर लपेट ली। जायजा लेने पर अंदाजा हुआ उनके सरगना के जूते मुझे फिट आ सकते थे। जूते पहनकर मैंने उसकी तरफ देखे बगैर पूछा, तैयार हो? वो मिनमिनाई, जी। मैं उसकी तरफ मुड़ा। पतलून और जैकेट पहनकर उसने बदन ढांप लिया था। मेरे देखने पर वो सर झुकाकर यूं खड़ी हो गई जैसे स्कूल की बच्ची को सख्त गिर उस्ताद का सामना करना पड़ जाए। 3 मकतूलों के लिबास की तलाशी लेकर मैंने उनके मोबाइल फोन निकाले और बंद करके जेब में डाल लिए। शुक्ला से बातचीत के लिए हमें इन मोबाइल फोन की जरूरत पड़ सकती थी। उसे मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ने का इशारा किया, चलो। उसने झिझकते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं उसके साथ लगकर चल पड़ा कि दोबारा भाग न सके। एतबार के काबिल
تو वो पहले भी न थी और ना कोई कैदी एतबार के काबिल होता है। अलबत्ता मुझे अब खातिर खा सबक मिल गया था। यकीनन नशे में धुत 3 जवानों को जब इतनी खूबसूरत लड़की ऐसी बेबसी की हालत में मिली तो उन्हें अखलाकियात वगैरह भूल गए थे और पहली फुर्सत में उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने चाहे। अब उनकी बदकिस्मती के हैवानी जज्बात में वो लड़की को पकड़ने वालों से गाफिल हो गए थे। उनके गुमान में भी न था कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा। गली में निकलते ही मैंने उसे हिदायत दी इधर। वो खामोशी से कार की तरफ बढ़ गई। मैं बिल्कुल चौकस था, लेकिन वो जिस हादसे से गुजर चुकी थी यकीनन वक्ती तौर पर भागने का नहीं सोच सकती थी। बदकिस्मती से जो ही हम कार के नजदीक पहुंचे, गली के मोड़ से चौकीदार नमूदार हुआ। परमा ने मदद मांगने में देर न की थी। अब प्लीज मदद करो, ये मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है। अगर वो राइफल तान लेता तो मैं मुश्किल में पड़ सकता था। जो ही परमा मुल्तजी हुई, मैंने लहजा जाया किए बगैर एक कदम आगे लिया। मेरे दाएं हाथ का दायरवी मुक्का पूरी कुव्वत से चौकीदार की ठोड़ी की तरफ बढ़ा। जोरदार कराह के साथ वो मुंह के बल गिरा था। परमा एकदम मुड़कर भागी, मगर मैंने जकंद भर कर उसे छाप लिया था। मेरे बाजुओं में आते ही वो मचलते हुए दुहाइयां देने लगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने उसे डांटा, खामोश। वो बोली, अगर मुझे ग्रैंडपा तक ले जाओ तो वादा करती हूँ तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिलवाऊंगी। रोने से काम न बनता देखकर वो लालच देने पर उतर आई। वो जानबूझकर या अनजाने में काफी जोर जोर से बोल रही थी। अगर सोच समझ कर ऊंचा बोल रही थी तो उसकी चालाकी में कोई शुबा नहीं रह जाता था। यकीनन वो लोगों को मुतवज्जे करने की कोशिश में थी। कार में बैठकर वो रास्ते में भी मेरे लिए मसला खड़ा कर सकती थी। मजबूरन मुझे उसकी जबान खामोश करना पड़ी। उसकी गर्दन पर बाजू का मखसूस दबाव डालकर उसे आर्जी तौर पर खामोश कर दिया। उसे पीछे बिठाने की बजाय अगली नशिस्त पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। हम 2-3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं आए थे। उस सड़क पर रात के वक्त ट्रैफिक न होने के बराबर थी और यही वजह थी कि मुझे परमा के हुसूल में कामयाबी हुई थी। खोली के सामने मैंने जूं ही कार रोकी, लौरा मुतवहश सी बाहर निकली। कहाँ गए थे? परमा मिली कि नहीं? तुम्हें आवाजें दी थी? कम से कम मुझे भी साथ ले जाते। एक ही सांस में कई सवालात पूछते हुए उसने करीब होकर कार के अंदर झांका। चूंकि कैबिन की बत्ती बुझी हुई थी इसलिए उसे दूर से नजर नहीं आ रहा था। परमा को देखते ही उसने इत्मीनान भरा सांस लिया। मैंने पहले वाले सवाल नजरअंदाज कर दिए थे। वो मजीद सवालों पर जारी थी। कैसे पकड़ा और इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने कहा, अगर 2 मिनट सब्र कर लो तो सब कुछ बता देता हूँ। बेजारी से कहते हुए मैंने परमा को बाजू में भरा। उसने कहा, मैं कार पार्क करती हूँ। मैं जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया। उसे बिस्तर पर लिटा कर मैं अपनी चारपाई पर बैठा और बूट उतार कर पेटियां खोलने लगा। इत्मीनान होते ही जख्मों का दर्द बढ़ गया था। मेरे बूट उतारने तक लौरा लौट आई थी। देख लिया हमदर्दी का अंजाम, पड़ गई सीने में ठंड। और अच्छा बनने का नाटक करो। सच कहते हैं सिपाहियों में अकल होती तो फौज में ओहदेदार न बनाए जाते। बआवाज़े बुलंद मुझे कोसते हुए उसने परमा के एक हाथ में हथकड़ी डालकर दूसरा सिरा चारपाई के फ्रेम को लगा दिया। मैं खामोश रहा कि लौरा हक बजानिब थी। उसे जकड़कर वो तिब्बी बक्स उठा लाई। स्नाइपर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का सामान जंगलों, पहाड़ों, सहराओं में साथ फिराते हैं। वहां तो सामान उठाने की कोई दिक्कत न थी। स्पिरिट से मेरे सर का जख्म साफ करते हुए वो हंसी। निशाना तो काफी अच्छा है राजकुमारी का और हाथों में जान भी है। बस राजा कुछ ज्यादा ढीठ था कि बेहोश न हुआ। मैंने नदामत जाहिर करने में हर्ज नहीं समझी थी। मैंने कहा, माजरत यार, गलती हो गई। एक नजर परमा पर डालते हुए वो शरारती लहजे में बोली, इतनी खूबसूरत तो नहीं थी कि तुम होशो हवास ही खो बैठे। मैं शाकी हुआ, वाकई ऐसा ही समझती हो? लौरा का कहकहा बुलंद हुआ। अंदाजा ही लगा सकती हूँ। असल वजह तुम्हें मालूम होगी कि क्यों इतना खतरा मोल लिया। मैं चिढ़कर बोला, हालांकि वजाहत कर चुका हूँ। उसने कैंची से जख्म के मुंह के बाल काटे और पायोडीन से सफाई करने लगी। बोली, तुमने बताया नहीं कि क्या हुआ? मैंने मुख्तसरन वाकया दोहरा दिया। वो बोली, मैं जाग गई थी। जब खोली से निकली तो तुम कार में बैठ चुके थे। मेरे आवाजें देने पर भी न रुके। मजबूरन लौटना पड़ा और सच कहूँ तो इतनी परेशान और दिल गिरफ्तार थी कि बता नहीं सकती। तुम पर भी इतना गुस्सा आया हुआ था कि अगर परमा के बगैर लौटते तो पिटाई से भी बाज ना आती। मैंने कहा, मैं खुद बहुत पशेमान था, क्योंकि परमा अगर शुक्ला के हाथ चढ़ जाती तो फिर उसका हुसूल मुमकिन न रहता। लौरा ने मुंह बनाया। परमा का ठिकाना मालूम होने के बाद तुम्हें थोड़ी देर करना चाहिए थी। कम से कम इसे भागने का फल तो वसूल हो जाता। तुम तो ऐसे बावले हुए जा रहे हो जैसे तुम्हारी महबूबा है। सर वो जख्मी कर गई थी और पांव तुमने खुद करवा लिए। मैं भिन्नाते हुए बोला, अहमकों को क्या समझाना। लौरा की खनकती हंसी उभरी। सच कह रही हूँ,
तुमसे तो कुछ हो नहीं सकता। उन बेचारों को मरने से पहले अपनी हसरत ही पूरी करने देते। मैं तंजिया लहजे में बोला, तुम्हारे लिए भी काफी लोगों के दिल में हसरतें पलती रही हैं, कभी उन्हें नवाजने का सोचा है? उल्टा शुक्ला बेचारे की छोटी सी जसारत पर उसकी जान के दर पे हुई हो। वो ढिठाई से बोली, उन्हें मारने पर तो मोतरिज नहीं हूँ, मेरा नुक्ता नजर उन्हें वजह कत्ल मुहैया करने का था। मैंने सिराय की कहावत कही, मारी ते अलहारी हिक बराबर है। उसे उर्दू की समझ नहीं आती थी, सिराय की खाक पल्ले पड़ती। सवालिया अंदाज में बोली, क्या? मैंने कहा, मतलब किसी को थप्पड़ मारने को हाथ बुलंद करना और थप्पड़ मारना एक जैसा ही है, इसलिए ऐसे दरिंदों का कत्ल उनकी मजमूम ख्वाहिश पूरी होने के बाद जायज है, तो ऐसा करने की कोशिश के बाद भी नाजायज नहीं होना चाहिए। मेरे सर पर पट्टी बांधकर वो पांव के तलवों को स्पिरिट से साफ करने लगी। बहरहाल अब मेरे और परमा के बीच दीवार न बनना, ऐसी लड़की को सिधाने को मुझे सख्ती करना पड़ेगी। मैंने कहा, पागल न बनो, बेगुनाह असीर भागने की कोशिश से मुजरिम नहीं बनता। वो बोली, राजा दिमाग खराब ना करो। एक पांव पर पट्टी लपेटकर वो दूसरे पांव की तरफ मुतवज्जे हुई। मैं हंसा। खराब चीज को ठीक करने की कोशिश की जाती है और मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। वो दुरुस्ती से बोली, बेहुदा सिपाही, बेहतर होगा मुझे चंद दिन अपने नाना की लाडली के साथ अकेला छोड़ दो। मैंने शरारती कहा बुलंद किया, तुम्हारे बिना चंद दिन कैसे रह पाऊंगा? बोली शुरू हो गई राजा की बकवास। तिब्बी बक्स से दर्दकुश और सुकून आवर गोलियां निकालकर उसने मेरी जानें बढ़ा दी। पानी से गोलियां लेकर मैं आराम को लेट गया। परमा को संभालने को लौरा मौजूद थी। अगले 2 दिन सुकून से गुजरे। बस परमा की वजह से कभी कभार मेरी और लौरा की लड़ाई हो जाती। वो उसे हल्की फुल्की फेंटी लगाने पर तुली रहती और मैं ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। सर पर बंधी पट्टी देखकर परमा पहले दिन मुझसे बात करने पर झिझकती रही, मगर जब मैंने मतून न किया तो नॉर्मल हो गई। इस दौरान टीवी पर मेरे हाथों मरने वाले तीनों की पुरस्कार मौत की खबर भी चली। फटी हुई जनाना कमीज, कटी हुई रस्सियां, खिड़की का टूटा शीशा और बिखरा हुआ खून उनके जुर्म से पर्दा उठा रहा था। उनके कत्ल के पसे पर्दा जो कहानी बयान की जा रही थी वो हकीकत से इतनी दूर भी नहीं थी। बस ये फर्क था कि वजह परमा की बजाय वो लौरा को समझ रहे थे। खून के नमूने से मुझे पहचान लिया गया था। उनके तई लड़कों ने मेरी साथी को अगवा किया और बांध कर बेहुरमत करना चाहा, जबकि मैंने अचानक वहां पहुंचकर उन्हें कत्ल कर दिया। लेकिन चौकीदार के बयान के मुताबिक मेरे साथ मौजूद लड़की ने उससे मदद मांगी थी, जो जाहिर करता था कि लड़की मेरी साथी नहीं थी। अगर शुक्ला ने परमा के अगवा को मीडिया पर उछाला होता तो उन्हें अंदाजा करने में दुश्वारी न होती। इसके अलावा भी वाकये में चंद कड़ियां गायब थीं, जिनके बारे तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे। मैं खबरें उमूमन परमा के सोने के बाद देखा करता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का नाम सुनकर उसका दिमाग अपने बाप की तरफ मुतवज्जे हो और वो मुझे उनका आदमी समझे। मेरी हद्दुल वसा कोशिश यही थी कि उसे अपने बारे में बेखबर रखूं। अब परमा के होंठों पर भी लौरा टेप चिपकाए रखती। मेरे जख्म इतने कारी नहीं थे कि ठीक होने में ज्यादा वक्त लेते। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी और तारीखी शख्सियात पर मबनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी तारीखी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।